दोस्तों, आज की इस कक्षा में मैं अमित शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग निरंतर कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो आपकी हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी बोलियां और समस्त जो भी हिंदी संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं उनको लेकर के एक पीडीएफ लेकर के आते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और अपन सब चर्चा करते हैं। कमेंट में आप उत्तर देते हैं। तो चलिए आज भी हम क्लास शुरू कर देते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो आपको बता दें, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। ठीक है, स्पीड से बताना है हमारे बताने से पहले। विशेषण में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के कमेंट कर दें जल्दी से। कितने भेद होते हैं विशेषण के? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द, करने या होने का बोध कराना मतलब क्या हो जाएगा? क्रिया। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो ना देखे हो, आगे भी आपको पूरे वीडियो क्रम से चाहिए हो तो आप टॉप 50 स्टडी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें और उसकी प्ले लिस्ट में जा कर के आप पिछले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनको देख लें। आगे भी जो वीडियो क्रम से हैं वो आपको मिलते रहें, पूरी तैयारी होती रहे, इसलिए जा कर के देख लें। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो शिक्षक ने, हम पहले ही आपको ट्रिक से बता चुके, कर्ता ने। तो शिक्षक कौन है यहाँ पर? कर्ता ने भी आ गया तो कर्ता कारक हो गया, कर्ता ने। ठीक है, पूरा विस्तार से हम पढ़ा रहे हैं आपको। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हो गया ये तो। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? काल क्या कहलाता है? जल्दी से बता दीजिए, काल क्या कहलाता है? तो काल क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है? काल। ठीक है, क्रिया के घटित होने का समय। आगे। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, लिंग, वचन, कारक इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने विस्तार से भी आपको जब पढ़ाया था तो उसमें के बारे में बताया है, चैनल पर वीडियो हैं तो आपको बता दें, वो कहलाते अव्यय। अव्यय मतलब जिनमें व्यय नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कौन है? अव्यय। इस विराम चिन्ह का नाम सभी लोग जानते हैं क्योंकि हर प्रश्न के बाद लगा देते हैं, तो क्या है? प्रश्नवाचक। कुछ रिपीट होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नदी का बहुवचन है। अब नदी का बहुवचन कई बार पूछा गया और सबसे ज़्यादा मैंने देखा इसमें लोग गलती करके आते हैं, आपको नहीं करना है। तो आपको बता दें, कभी भी नदी का बहुवचन पूछा जाए तो नदियाँ। ठीक है, एक चंद्र बिंदी ऊपर रखी होगी, याद रखिएगा, नदियाँ। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? चूहा का स्त्रीलिंग बताना। चूहा को अपन क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग में? चूहिया। चूहिया बोलते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाना है दोस्तों, समय को बचाना है और काम पूरा होना चाहिए। कई मित्र इतने अच्छे कमेंट में उत्तर देते हैं और वीडियो को भी लाइक करते हैं, तो हमें भी लगता है कि नहीं, इतने अच्छे से आप पसंद कर रहे हैं, आगे और प्रश्नों को लाना है। तो दोस्तों लाइक एक बार जरूर कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहते हैं उसको? सरकारी कामकाज की भाषा को तो उसको कहते हैं राजभाषा। याद रखिएगा, किसी भी जो सरकारी काम की भाषा वो क्या है? राजभाषा। चपल शब्द का उचित विलोम जल्दी से बता दें कमेंट में। चपल का उचित विलोम शब्द आपको बतलाना है। तो आपको बता दें कि चपल मतलब होता है चंचल, तो इसका विलोम हो जाएगा गंभीर। क्या हो जाएगा? गंभीर। नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? पत्र से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नौकरी में लिखे हुए पत्र को क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो उनको कहते हैं आवेदन पत्र। अपन आवेदन देते हैं ना नौकरी के लिए, प्रार्थना तो करते नहीं, ना निमंत्रण देते हैं कि भैया हम आपके यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं, ना कोई सूचना देते, आवेदन देते हैं। ठीक है। जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? उन्हें पूछना था आंखें खुली मुहावरे के लिए, इस टाइप से पूछते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जल्दी से A B C या D। तो इसमें
हो जाएगा कि वह तब वह क्या आ गया, होश में आना, होश में आ गया। अभी तक तो बिल्कुल दोस्ती में मग्न था, होश में आ गया। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ये सब आपने बड़े बुजुर्गों के मुख से सुनी होंगी ये सब बातें। तो यही लोकोक्तियाँ हमारे डेली प्रयोग में आती हैं, हम लोग यूज भी करते हैं, सुनते भी हैं। तो आपको ये बन जाना चाहिए, इसमें कभी कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। तो एक पंथ दो काज मतलब एक ही काम से दो लाभ होना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द में विलोम शब्द के लिए चार चार विकल्प हैं, उचित विकल्प चयन कीजिए। विलोम, पर्यायवाची, ये सब हमने अपने चैनल पर आपको पढ़ाए हैं ट्रिक के साथ, कैसे याद करना है, तो आप जा करके देख भी सकते हैं। विष, अब विष का विलोम बताइए। विष, अब समझ जाएं आप लोग, आसानी से समझ सकते हैं कि विष मतलब जिसको पी मर जाते हैं तो अमृत हो जाएगा, सबको पता है। आमोद प्रमोद, ठीक है, आमोद प्रमोद का अब यहाँ पर बताना है विपरीतार्थक। ये डबल आ गया शब्द, समझ लें आप। तो इसका आमोद प्रमोद मतलब खुशी होना एक प्रकार से, सब कोई विकल्प नहीं होना। तो वेदना दुख। अपेक्षा, अपेक्षा का क्या हो जाएगा साहब विलोम? जल्दी से बता दें, ए बी सी या डी, कौन बताता है पहले? बहुत अच्छे आप लोग, कई मित्र इतने अच्छे उत्तर देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। तो उनकी तैयारी देख करके लगता है। अपेक्षा मतलब किसी से अपेक्षा करना, उपेक्षा, ठीक है, किसी की उपेक्षा कर देना। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का विलोम क्या हो जाएगा साहब? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। दुर्बुद्धि, अपन नहीं कहते दुर्बुद्धि है, तो इसको क्या आनी चाहिए? उसको आनी चाहिए सद्बुद्धि। ठीक है, सद्बुद्धि। प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब होता है जो स्वाभाविक, जिसने किसी को किसी ने बनाया ना हो जिसे। तो कृत्रिम मतलब जो किसी के द्वारा बनाया गया। प्राकृतिक मतलब होता है स्वाभाविक, जिसको किसी ने नहीं बनाया। कृत्रिम मतलब जो किसी के द्वारा बनाया गया हो। तो याद रखिएगा, कृत्रिम ऐसे लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय मतलब समानार्थक है। पर्यायवाची के लिए चार चार विकल्प दिए, उचित विकल्प चुनिए। पर्यायवाची आपको छांटना है किसका कौन सा है सही। सबसे पहला है निश्चित। निश्चित का पर्यायवाची बताइए। अब निश्चित का पर्यायवाची आपको बताना है, याद रखिएगा। अभी अपन विलोम पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हैं? पर्यायवाची। तो निश्चित मतलब जो निश्चित हो, नियत हो, तो उसका क्या हो जाएगा? नियत, फाइनल, बिल्कुल जो होता है। सूरज, ये इसमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा कंफ्यूज होते। वेरी वेरी आई एम पी, इसको लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहले कमेंट में बता दें किसको ये पता है। सूरज आपको बता दें कि सूरज ये है तरणी। सूरज का पर्यायवाची क्या? तरणी में छोटी ई की मात्रा रहती है, याद रखिएगा। तरणी तो है, लेकिन यहाँ पर कई प्रकार के तरणी आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो छोटे ई की मात्रा वाला तरणी सूरज का पर्यायवाची है। जलधि, इसके तो हम अच्छे से आपको ट्रिक बता ही चुके हैं, आज फिर बता देंगे, या उससे पहले आप बता दीजिए, आप लगा लीजिए वो ट्रिक यदि बन जाए तो। जलधि मतलब होता है समुद्र। ठीक है, जल को धारण कौन करता है? बहुत सारे जल को समुद्र ही करता है, इसलिए समुद्र हो जाएगा। धी मतलब धारण करता है, रखता है। मनुष्य, मनुष्य का आपको पर्यायवाची बताना है, जल्दी बता दीजिए। मनुष्य का पर्यायवाची आसानी से बता सकते हो भैया। ऐसे पिछले वीडियो आपने ना देखे हो तो वो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, प्ले लिस्ट में जा करके। वो आगे के वीडियो आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो अब मनुष्य यह पद से है। पद मतलब होता है पैर। मनुष्य के कितने पैर होते? चार, तो चतुष्पद ऐसे आपको लगाना है। ठीक है, तो चतुष्पद यहाँ पर मनुष्य का ठीक हो जाएगा। पर्यायवाची पूछा शत्रु का, तो शत्रु का पर्यायवाची होता है अरि। क्या होता है? अरि। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य, हास्य में क्या होती है? हंसी, हास, तो क्या हो जाएगा? हास। सभी रसों के स्थायी भाव आप आज ही रट लीजिए, एक नंबर पक्का करना हो तो। केवल 9 रसों के रटने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रट सकते हैं। एक जैसे हम आपका टेस्ट ही ले लेते हैं कि रौद्र का स्थायी भाव क्या है। चलिए बता दीजिए, कमेंट में लिखिए उत्तर। रौद्र का है क्रोध। ठीक है, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा या ग्लानि। ठीक है, रति किसका स्थायी भाव है? अब रति रस नहीं है, लेकिन ये किसका स्थायी भाव है? रति, तो रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। ठीक है, ऐसे ऐसे ये सबके याद कर लीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ठीक है, दो हैं मुख्य रूप से अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, याद कर लें। तो शब्दालंकार आपको बता दें कि रूपक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें उपमान उपमेय का भाव आता है। अर्थालंकार है, शब्दालंकार नहीं है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में हम बता चुके हैं, आपको ट्रिक से पढ़ाई थी पूरी संधि। चैनल पे जाके आप हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पे जाके ट्रिक वाली देख भी सकते हैं, ठीक है। तो संधि में, स्वर संधि में किसका मेल होगा? स्वर का, मतलब स्वर प्लस स्वर आपस में मिलेंगे स्वर संधि में। उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उन्होंने कहाँ जाना है, अशुद्ध सीधी दिख गया, तो क्या इसमें अशुद्ध है वो आपको छांट लेना है। तो आपको बता दें कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उन्होंने क्या है, एक सर्वनाम, यदि इन्हें ऐसा कर देते उन्हें कहाँ जाना है, तो बस ठीक हो जाता, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। एक समास होता है, एक समास का क्या करते हैं अपन, जल्दी से बता दीजिए। समास का करते हैं विग्रह, ठीक है, विच्छेद मत कर देना। विच्छेद किसका करते हैं? संधि का, याद रखिएगा। समास का विग्रह करते हैं, संधि का विच्छेद करते हैं। विच्छेद मतलब होता है तोड़ देते हैं, समास मतलब सामासिक पद को बढ़ा देते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, विग्रह करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरोधार्थी है? मतलब नवीन का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। नवीन मतलब होता है नया, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। नवीन जैसा शब्द है वैसे ही आपको, यदि नया लिखा होता तो पुराना कर देते, ठीक था, लेकिन अभी नवीन शब्द लिखा है, वो तो अर्थ हमने बताया, तो नवीन तो प्राचीन। निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो आप आसानी से लगा सकते हैं, उपसर्ग शब्द पहले लगते हैं तो नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, गूढ़ शब्द में, तो निगूढ़ बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है पूछा है, तो जल्दी से बता दें इसमें उत्तर, देख लें चारों शब्द आप। तो आपको बता दें, स्कंद तो तत्सम है, कपोत भी तत्सम है, ईर्ष्या भी तत्सम है। अब बचा हल्दी, तो हल्दी नहीं है, ठीक है। इसका हरिद्रा बोलते हैं हल्दी को संस्कृत में। हम संस्कृत भी, हमने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आपको यदि संस्कृत में आप किसी विषय में तैयारी कर रहे हो तो जा करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव, जल्दी, अभी तत्सम पूछा गया था, अब तद्भव पूछा गया है, तो कौन बताता पहले उत्तर? तद्भव, तद्भव। सकट तो भाई तत्सम है, घात भी तत्सम है। कांच, कांच तद्भव है, ठीक है। आगे, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ। अब जो गिरा हुआ है उसके लिए क्या बोलेंगे भाई? उसके लिए बोलेंगे पतित। पतित मतलब गिरना ही होता है, पतित होना, गिरना, ठीक है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जब ये 4 वाक्य दिए हैं, पढ़ें जल्दी से, और शुद्ध वाक्य बताएं हमारे बताने से पहले। पहले किसका उत्तर आएगा, हम तो ये देखते हैं भाई। तो आपको बता दें कि जो पहला है, वह एक विदुषी महिला है। महिला थी, मतलब थी क्या आ रहा, तो विदुषी, क्योंकि विद्वान तो पुरुष को बोलते हैं, इसलिए महिलाओं, यदि विद्वान कोई महिला हो तो उसको विदुषी बोला जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इसमें ये क्यों नहीं होगा, इसमें विदुषी लिखा, क्योंकि वह बाद में लिखा है, लेकिन वह पहले आना चाहिए क्योंकि ये सर्वनाम है, ऐसा। अब दूसरे में देखो कौन सा ठीक है वाक्य, 38वां, जल्दी पढ़ो आप स्वयं। तो देखें, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यही सही है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे सब प्रमाण के साथ, अब सब प्रमाण बोल दिया तो के साथ बोलने की जरूरत नहीं है, फिर सब प्रमाण ही काफी है, ठीक है। ऐसा तो गलत हो जाते हैं, समझना चाहिए हमें कहाँ हो रहा। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत मतलब जिनका उच्चारण दांत मिल जाते हैं जिनको बोलने में, जैसे अपन बोलते ता, था, दा, धा, ना, दोनों दांत आपस में मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि तवर्ग पूरा कैसा है, दंत है, हम पहले भी बता चुके। कवर्ग कंठ है, ठीक है। पवर्ग कैसा है, ओष्ठ है, ऐसा ही पूरा। निम्नलिखित में से महाप्राण हैं, तो आपको बताया था कि 2 और 4,
महाप्राण कहलाते हैं प्रत्येक वर्ग के। जैसे का के बाद आता है गा तो महाप्राण हो जाता है, का के बाद आता है खा तो महाप्राण हो जाता है, ऐसे, क्योंकि गा तो अल्पप्राण आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो आपको बता दें था क्या है महाप्राण, क्योंकि ता फिर था तो 2 नंबर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, 3 है 1 नहीं है। पूरी रचनाएं याद कर लेना इनकी, क्योंकि इनकी रचनाएं पूछी जाती। तो जयद्रथ भद्द, यशोधरा, साकेत, तीनों इनकी फेमस रचनाएं हैं। नील देवी नहीं है, नील देवी इसका उत्तर हो जाएगा। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हवा में हस्ताक्षर जल्दी से बता दें। पुरस्कार भी मिला है इस पुस्तक के लिए। तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी की है। किसकी है? कैलाश वाजपेयी जी की, हवा में हस्ताक्षर। ठीक है, कैलाश वाजपेयी जी हवा में हस्ताक्षर कर दे। ऐसे अपने अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, कुछ भी कर सकते थे, ऐसे कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, कुछ भी जो आपको याद हो। निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? अब देखें यहाँ पर 4 दी हैं रचनाएं, जीवनी इनमें से कौन सी है? तो आपको बता दें कि आवारा मसीहा ये क्या है? जीवनी है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है। यदि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आप कमेंट में सही कर दीजिएगा, वैसे मुझे यही लग रहा है उन्हीं की है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, उक्ति किसकी है? वेरी वेरी IMP ये प्रश्न है, कई बार ये पंक्ति पूछी गई है, किनकी है? तो आपको बता दें कि हिंदी साहित्य को जिन्होंने व्यवस्थित रूप से लिखा, ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्ति है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। दोस्तों लाइक जरूर कर दें, अभी तक लाइक ना किए वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। जय भारत किसने लिखी? द्विवेदी युग की रचना है दोस्तों, जल्दी से बता दें। तो द्विवेदी युगीन जो रचना जय भारत है, इसके रचयिता आपको बता दें कि कौन है। तो जय भारत के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ये जय भारत। दोस्तों इस प्रकार से 50 प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है। अब आगे 50 प्रश्न और लेते हैं। आप तैयार रहें कमेंट में उत्तर बताने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक तो कर ही दें तुरंत। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? आपको बतलाना है कि शब्द भाषा की कैसी इकाई है, A, B, C या D। तो आपको बता दें कि शब्द जो है वह भाषा की स्वतंत्र भी है और सार्थक भी है। तो स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, C उत्तर इसका ठीक हो जाएगा, स्वतंत्र एवं सार्थक। आगे देखते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़िएगा कि जो निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं ऐसे वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो निश्चित अर्थ को जो प्रकट करते हैं ऐसे वर्णों के समूह को कहते हैं शब्द। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्दों के समूह से पद या वाक्य बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे थोड़ा हम स्पीड रखते हैं, आप भी कमेंट खोल करके रखें, स्पीड में उत्तर देते जाएं। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि पिछले वीडियो आपने ना देखे हों तो यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के क्रम से आप वीडियो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है शब्द शक्ति का प्रकार? तो आपको बता दें कि अभिधा तो है, लक्षणा भी है, व्यंजना भी है। तो 20 का उत्तर हो जाएगा कि शब्द शक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है। तो आपको बता दें कि तत्सम नहीं है, कि तत्सम तद्भव तो अलग क्या है, एक शब्द हैं। तो शब्द शक्ति के ये प्रकार नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए। आगे प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? मैंने देखा है कई बार पूछा गया है वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। तो ला कैसी ध्वनि है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो आपको बता दें जो ला है वह कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है, याद रखिएगा, पार्श्विक ध्वनि है क्या? ला। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ऐसे प्रश्न हम निरंतर लाते रहें, आपको प्रश्न अच्छे लगें तो। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ और व्यंजन ध्वनि है। घोष भी होनी चाहिए, महाप्राण भी होनी चाहिए, ओष्ठ भी होनी चाहिए और वह व्यंजन भी होना चाहिए। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा है वह?
तो आपको बता दें कि घोष महाप्राण होते हैं 2 और 4, ठीक है। 1 3 5 अल्पप्राण होते, 2 4 महाप्राण होते हैं। ओष्ठ पवर्ग होता है, ठीक है। तो पवर्ग में से तो इसमें एक ही है भा, पा फा बा भा, ठीक है। 4 नंबर पे भी आ रहा है, ओष्ठ भी है, व्यंजन भी है, घोष भी है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं भा, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक मतलब क्या होगा? कई लोग सोच रहे होंगे भैया जिसमें कोई मात्रा ना हो, भाई क्या कहलाता है? अमात्रिक, मात्रा से रहित। कौन सा शब्द आपको दिख रहा है? कारखाने में, इनमें तो सब में बड़े आ की मात्रा है, इसमें ई की आ की मात्रा है, इसमें भी बड़े आ की, इसमें नहीं है, कलरव, ठीक है। ये अमात्रिक शब्द है। अब देखें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, वर्तनीगत अशुद्धियां होती हैं, शब्द ऐसे अशुद्ध रहते हैं, तो आपको शुद्ध शब्द इसमें से पहचानना है कि कौन सा है। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले उत्तर, किसकी कितनी है तैयारी। तो आपको बता दें कि शुद्ध शब्द पहचानना है तो अत्युक्ति गलत लिखा है, अनुग्रहित गलत लिखा है, ग्राह ऐसा आता है, पक्षीगण अलग लगता है, बड़ी की मात्रा होती, कवित्री ठीक है। और कवित्री सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, वेरी वेरी IMP। उज्ज्वल हो गया, कवित्री हो गए, ये सब उपर्युक्त हो गया, ये शब्द ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो कवित्री ठीक है। इसमें लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। अब अगला देखें, इसमें से आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा भैया शुद्ध शब्द है। पुरस्कार हो गया, गलत है। ब्राजरी हो गया, गलत है। पूज्य में बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो ये भी गलत है। सामर्थ्य ठीक है, ठीक है, सामर्थ्य ठीक हो जाएगा। आगे, बसंत के 4 पर्याय दिए हैं, इनमें से तृतीयपूर्ण कौन है? बसंत का एक पर्यायवाची नहीं है, बाकी 3 पर्यायवाची हैं, तो पहचान लीजिए भैया कौन सा नहीं है। ऋतुपति, तो ऋतु की स्वामी है बसंत ऋतु। कुमाकर भी है, कुसुमाकर सॉरी कुसुमाकर मतलब कुसुम, पुष्पों की आकार है, उसमें पुष्प वो महकते हैं उस ऋतु में। मधुमास भी कहा जाता है बसंत ऋतु का। हाँ, कांतार नहीं है, तो कांतार लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? चलिए उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो बता दीजिए कि भैया कौन से शब्द में उपसर्ग है। तो आपको बता दें कि पराजय में परा उपसर्ग है, ठीक है। जय शब्द में परा उपसर्ग लेकर करके पराजय बना है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इनमें से योग रूढ़ बताना है, ठीक है। यौगिक शब्द होते, योग रूढ़ शब्द होते, तो उनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से योग रूढ़ है। तो आपको बता दें योग रूढ़ वो जहाँ पर तीसरा अर्थ निकलता है, बहुब्रीहि समास टाइप के शब्द होते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों से मिल करके बने हों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसमें है दशानन, इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है, अन्य अर्थ निकल रहा है, इसलिए दशानन मतलब रावण, योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? असंगत, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, वो किस भाषा के ये दिया गया है, तो कौन सा मेल नहीं खाता है वो आपको बतलाना है। अफसोस फारसी का, ये तो सही है। कैंची तुर्की का है, सही है। गमला पुर्तगाली का, ये भी सही है। कारतूस अंग्रेजी का, ये गलत है। कारतूस भैया अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। जिनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चला कहाँ से आए, वो क्या कहलाए जाएंगे? तो आपको बता दें कि वो शब्द कहलाते हैं, कई बार पूछा गया है, संकर शब्द, ठीक है। कई बार संकर ऐसा लिखा जाता है, संकर शब्द कहलाते हैं वो। अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत का सब लोग आराम से बता सकते हैं, कई लोग बस एक गलती इसमें मात्रा वाली कर देते हैं, बाकी ये बहुत सरल है। तो आपको बता दें कि अनधिकृत होगा, कई लोग ऐसा लिख देते, कई बार शुद्धि में भी आ जाता है, याद रखना, बड़ा आ नहीं, अनाधिकृत नहीं है। कई लोग बोलने में अनाधिकृत बोलते हैं, इसको टिक करके गलती करें, नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनधिकृत, ठीक है। तो ऐसे आप हमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत सी गलतियां आपको सुधरती रहेंगी, कम से कम जो आता है वो तो आप परफेक्ट लगा करके आएंगे। इसलिए कह रहे हैं, आप हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो जा करके सब्सक्राइब कर लें, पिछले वीडियो देख लें, आगे के वीडियो भी आपको क्रम से मिल जाएंगे, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन बतलाना है, जल्दी से बता दीजिए भाई, स्टेशन कौन सी भाषा का शब्द है? तो स्टेशन जो है, अब आप सब लोग जानते हैं भाई कि अंग्रेजी भाषा ही अपन बोलते हैं, स्टेशन रेलवे स्टेशन ऐसा।
हवा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है, कौन पहले उत्तर बताता है? हाँ जी बोलिए। तो हवा का पर्यायवाची वायु तो है, बयार भी है, समीर भी है, ध्वज नहीं है। ठीक है, ध्वज इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, बाकी 3 तो हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? गलत पहचानना है, बाकी 3 के सही हैं। तो आपको पहचानना है कि किस शब्द के गलत हैं। तो पहले देखें कमल, कमल के पर्यायवाची जलज। हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि जलज मतलब जल में जा मतलब उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होता है जलज। ठीक है। पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, जा मतलब जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला, तो ये भी ठीक है। सरोज, ठीक है, सरोवर होता है ना और उसमें जा मतलब उत्पन्न होने वाला, तो सरोज भी ठीक है, मतलब कमल के तो ठीक है। पुष्प, पुष्प को कुसुम भी कहते हैं, कुसुम कहते हैं सब लोग। फूल भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। ठीक है, सुमन अपने मन को अच्छी लगते हैं पुष्प, इसलिए सुमन भी कहते हैं। सरस्वती के लिए गिरा कहते हैं, याद रखिएगा। भारती और वाणी तो कहते ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब अंतिम बचा सूर्य, तो इसी के गलत हो सकते हैं। सूर्य का दिवस, ठीक है, गलत है बिल्कुल, कहाँ से ठीक हो जाएगा? ठीक है, बासर भी नहीं। तो इस प्रकार से सूर्य के यहाँ पर गलत है, बाकी 3 के सही हैं। तो आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए युग्मों का सही अर्थ चुनिए। युग्म शब्द होते हैं जो उच्चारण में थोड़े समान लगते हैं, लेकिन अर्थ दोनों के कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा दोस्तों सही उत्तर? तो चंट और चंड। तो आपको पता है चंट कौन कहलाता है? अच्छा, चतुर होता ना, अपन ही कहते चंट है भाई, चंट, चंट चतुर, एक इसमें दिख गया चतुर। और चंड अपन नहीं, चंडी ऐसा गुस्सा, क्रोध, चंड मतलब क्रोध। इस प्रकार से ये भी कई बार पूछा गया, मैंने देखा, छत्र और छत्र। ठीक है, तो बता दीजिए दोनों का क्या अर्थ है, कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो आपको बता दें कि छत्र मतलब तो होता है छाता, और एक छत्र मतलब होता है क्षत्रिय, तो बी नंबर का इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य को चुनना है आपको। इनमें से कौन सा अशुद्ध है? हाँ दोस्तों, कौन पहले बताएगा? जल्दी से बता दें उत्तर। तो पहले लिखा कि उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। ठीक है, एक ये हो गया। एक ही कार्यक्रम से पढ़ लो पहले और फिर जल्दी से उत्तर बता दो हमारे बताने से पहले। तो उसने प्राण की बाजी लगा दी थी, इतना भी कह देते, अपने कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई प्राण अपने ही लगाएंगे। राम सीता लक्ष्मण वन को गए तो सही है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, सही है, उस आपकी महत्ता सभी लोग परिचित हैं, ये वाला गलत है, बाकी ठीक है। आगे, किए गए उपकार को ना मानने वाला, कई बार पूछा गया है, किए गए उपकार को जो नहीं मानता है, क्योंकि जो मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ, जो किए उपकार को माने भाई कृतज्ञ है, लेकिन जो ना माने यहाँ जो पूछा गया वह हो जाएगा कृतज्ञ, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए क्या कहेंगे? कई बार आपने ये शब्द सुना होगा, जिसके सिर पर चंद्र हो तो उन्हें कहते चंद्रशेखर, मतलब शिव जी। ठीक है, चंद्रशेखर। हरियाली है, कैसी संज्ञा है हरियाली? तो हरियाली जो है वह एक प्रकार से जातिवाचक तो है नहीं, भाववाचक, समूहवाचक भी नहीं है, तो भाववाचक इसमें से हो जाएगी। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ये कई बार पूछा गया, मतलब मैंने देखा अधिकतर परीक्षाओं में पूछ ही लेते हैं। तो आपको बता दें, प्राण कैसा है? बहुवचन में होता है। प्राण चले गए, चला गया कभी नहीं बोलते, बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है, बता दें दोस्तों। कमेंट खोल करके रखें, क्योंकि हमें आपका और अपना दोनों का समय भी बचाना है और पूरी तैयारी भी, पूरे प्रैक्टिस सेट भी कराने हैं। ठीक है, 1000 प्रश्न लगभग हम निरंतर ला रहे हैं, कंटिन्यू ऐसे आते रहेंगे, तो आप पढ़ते रहें। तो जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना है। ठीक है, हिंदी व्याकरण आपको पूरी सिलेबस के अनुसार पढ़नी हो तो टॉप 50 स्टडी चैनल से जुड़ जाइए, पूरी आपको पढ़ाई भी जाएगी और ये प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। ठीक है, दोनों होगा, साथ ही साथ संस्कृत इत्यादि के वीडियो भी मिल जाएंगे। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? सुमेलित नहीं है निम्न में से कौन, जल्दी से बता दीजिए। तो अंगूठे पर मारना,
परवाह ना करना सही है। कान काटना, मात करना बिल्कुल सही। नज़र करना, भेंट करना बिल्कुल सही। नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, मतलब इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे देखें, निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस का सही भेद चयन कीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको हिंदी व्याकरण की भी तैयारी कराते हैं, एक दो साहित्य के ही प्रश्न ले लेते हैं, जो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, काव्य शास्त्र भी ले लेते हैं, रस छंद अलंकार, तो कुल मिलाकर के टोटल पैकेज हमारे प्रत्येक वीडियो में हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ पर रस चुनना है। मैंने रस के लिए बताया था कि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें रस है। देखो, पहले इसको पढ़ लो। जय तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊं मेरू मूसक जिमी तोरी। अब देखो यहाँ कितनी मतलब क्रोध आ रही कि जय तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक के ब्रह्मांड को उठा देंगे। ठीक है, सकऊं मेरू मूसक जिमी तोरी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध की यहाँ पर बात है। तो कौन सा रस हो जाएगा भाई? रौद्र रस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। ऐसे समझ सकते हैं आप। आगे देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। वेरी वेरी IMP उदाहरण है, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, अब कई बार पूछा गया तो आपने पहले पेपर भी दिए होंगे, तो बता दें कौन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक विरोध टाइप का प्रकट हो रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल, एक तरफ करके ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रंग और वैसे वैसे उज्ज्वल होता जा रहा। तो विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास में क्या होता है? विरोध का आभास होता है, वास्तव में विरोध नहीं है, यहाँ तो प्रशंसा हो रही, लेकिन विरोध का आभास होता है कि कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा। आगे देखें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरबों रघुबर बिमल जसो, जो दायक फलचारी। कई बार आपने सुनी हो, मैं इतना अच्छा नहीं गा पाया क्योंकि गला भी खराब हो, वैसे मैं गायक भी नहीं हूँ, आपको बता दूं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब आपको छंद बताना है, वो सबको ये पता है, इसमें तो मात्राएं गिनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सभी को पता है। तो मैं चाहता हूँ कमेंट में आप ही इसका उत्तर बता दें कि भैया मैं ही बता दूं। मैं चाहता हूँ कमेंट में इसका उत्तर आपके द्वारा बतलाया जाए, क्योंकि धार्मिक पंक्ति है, धर्म का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। एक प्रश्न आपके लिए नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में बता दूंगा शुरुआत में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास किसने लिखा? कई बार पूछा गया उपन्यास है, जल्दी से बता दीजिए। तो महाभोज मन्नू भंडारी। ठीक है, महाभोज किस में होता है? भंडार में। जब भंडारा चलता है ना तभी महाभोज होता है ना, तो यहाँ पे ऐसी याद भी रख सकते हैं, मन्नू भंडारी महाभोज। मैंने तो रचना ऐसी याद की थी। लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? लाल टीन की छत। ठीक है, जल्दी से बता दें दोस्तों कमेंट है। वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप जुड़ जाएंगे और आगे के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो लालटेन की छत आपको बता दें कि यह जो उपन्यास है यह लिखा है निर्मल वर्मा जी ने। ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्न पसंद आए वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक करिए। अगले वीडियो में पुनः ऐसे ही अपन लोग चर्चा करेंगे।